अक्षम, तेज, अमित, अंजलि, हर्ष, हर्षिता, ईशान, लकी, सक्षम, संजीत कौर, वाशु रोय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप बच्चों को आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। जिन बच्चों को आवाज़ आ रही है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो खुद को अनम्यूट करें। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। फोर्स के बारे में हमने जाना कि फोर्स क्या है, व्हाट कैन फोर्स डू। स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि दो स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। मास इनर्शिया के बारे में भी हमने पढ़ा। इनर्शिया के टाइप के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम शुरुआत करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इनर्शिया का मतलब क्या है। और ये कितने टाइप का हो सकता है। नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहेगा जिसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें मोशन में रहने की टेंडेंसी होगी। तो मैटर की जो ये प्रॉपर्टी है इसको हम कहेंगे इनर्शिया। बल्कि डायरेक्शन को भी मेंटेन करने की कोशिश करेगी हर एक ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करते रहना चाहिए जब तक कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई दूसरा फोर्स ना लगाया जाए। डेली लाइफ में हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, मैटर की इसी प्रॉपर्टी यानी कि इनर्शिया पर बेस्ड है। तो उसकी स्टेटमेंट है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स continues in its state of rest or state of uniform motion in a straight line until it is compelled by some unbalanced force to change that state। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही है एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ना तो स्पीड अप हो रही हो ना ही स्पीड डाउन, मतलब कि ना स्पीडिंग हो रही हो ना ही स्लो डाउन हो रही हो। तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमेशा जीरो रहेगी, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। अगर स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो उसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन ही कहेंगे। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो ऑब्वियस है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोशन को स्टार्ट करने के लिए या मोशन को स्टॉप करने के लिए फोर्स की जरूरत है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर कोई एक हाईवे है जिसका रोड फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल ही स्मूथ रोड है, उस पर अगर आपको कोई गाड़ी को मोशन में लेकर आना है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, गाड़ी को आपके इंजन को आप ऑन करोगे, थोड़ी रेस दोगे। जैसे ही गाड़ी कुछ स्पीड पकड़ लेगी, सपोज करो गाड़ी ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली, अब आप गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। क्या गाड़ी को बंद करने से आपकी गाड़ी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी अगर फ्रिक्शन लेस रोड है तो। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो अब इंजन को बेशक आप बंद भी कर दीजिए तो भी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक कि उसका कोलिजन ना हो जाए सामने वाले किसी ऑब्जेक्ट के साथ,
तो ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है, मोशन को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। फोर्स की ज़रूरत मोशन में मेंटेन, ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन रखने के लिए फोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फोर्स सिर्फ मोशन को स्टार्ट करेगा या फिर मोशन को स्टॉप करेगा या फिर मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा, लेकिन मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो न्यूटन का पहला लॉ यही कहेगा कि फोर्स की ज़रूरत कब है और कब नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। फोर्स की ज़रूरत तभी है जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना हो या मोशन से रेस्ट में लाना हो या फिर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना हो। सिर्फ इन 3 सिचुएशन में ही फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्ट अगर एक बार मोशन में आ जाए तो उसको रेस्ट में तो उसकी मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो भी हम गाड़ी के इंजन को लगातार ऑन क्यों रखते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, इसका रीज़न कौन बताएगा? अपेक्षा। अपेक्षा बता सकते हो, जबकि फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें मोशन में रहने के लिए, फिर भी हम गाड़ी के इंजन को हमेशा ऑन क्यों रखते हैं? क्यों ना हम गाड़ी को एक बार मोशन में लाने के बाद इंजन को बंद कर दें, गाड़ी हमारी बिना इंजन के चलती रहेगी सेम स्पीड के साथ, लेकिन फिर भी हम इंजन को ऑन क्यों रखते हैं? कौन बताएगा? अपेक्षा बता सकते हो? हर्ष आप बता सकते हो? हर्ष आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। तो क्वेश्चन रिपीट करो और फिर आंसर भी दो आप। या सिर्फ क्वेश्चन रिपीट कर दो अगर आंसर नहीं पता आपको, अगर आंसर पता है तो आप बताओ। सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन रिपीट करूँ, चलो बताते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फ्रिक्शनलेस रोड है, उस पर गाड़ी को आपने गाड़ी के इंजन को ऑन किया, गाड़ी ने स्पीड अचीव कर ली 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको गाड़ी को उसी स्पीड पर मेंटेन रखना है। आपके पास अब 2 ऑप्शन है, गाड़ी के इंजन को बंद करें या उसको ऑन रखें। अगर आप बंद कर दोगे क्या गाड़ी रुक जाएगी? अगर ऑन रखोगे गाड़ी के इंजन को तो क्या होगा? और गाड़ी के इंजन को बंद कर दोगे तो क्या होगा? रेस सर आपने आप उतनी ही रखी। यहाँ 2 केस हैं। एक तो है कि गाड़ी के इंजन को आपने बंद कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करने के बाद। दूसरा ऑप्शन है कि गाड़ी के इंजन को आपने ऑन रखा और रेस भी आपने उतनी ही रखी जितनी की शुरू में थी। तो दोनों केसेस में क्या होगा? सर आपने जो दूसरा केस बोला सर, जिसमें हम रेस कांस्टेंट रखेंगे तो सर उसमें स्पीड बढ़ सकती है। और अगर इंजन को बंद ही कर दिया जाए? सर क्योंकि फ्रिक्शनलेस रोड है तो सर स्पीड उसकी वही रहेगी। तो गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी की नो सर। मोशन स्टॉप नहीं होगी। नो सर। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो हम देखते हैं कि इंजन को बंद करने से गाड़ी भी मोशन से रेस्ट में आ जाती है धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हॉरिजॉन्टल रोड है, यस सर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड है, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ओके सर। हॉरिजॉन्टल रोड के केस में। इंक्लाइंड रोड पर ग्रेविटेशनल रोड का रोल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रोड पर आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है जिससे गाड़ी रुक जाती है? इंजन को बंद करते ही, चाबी को ऑफ करते ही गाड़ी रुक क्यों जाएगी? हर्षिता आप बता सकते हो? यस सर। बताओ। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो गाड़ी की मोशन को अपोज करेगा और गाड़ी को रेस्ट में ले आएगा।
अब आपको बताना है अगर आप इंजन को ऑन ही रखो तो गाड़ी की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, स्पीड उतनी ही रहेगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताओ हर्षिता। यस सर। सर अगर हम इंजन को ऑन रखेंगे और स्पीड कांस्टेंट रखेंगे तो सर शायद स्पीड इंक्रीज हो सकती है। एक्सेलरेशन होगा उस केस में क्योंकि इंजन लगातार फोर्स लगा रहा है। इंजन जब तक इंजन फोर्स लगाएगा तब तक जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट होती जाएगी। शुरू में गाड़ी की स्पीड 0 थी, 0 से फिर बढ़ते बढ़ते 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अगर अभी भी आपने इंजन को ऑन रखा फ्रिक्शनलेस रोड पर तो स्पीड और भी बढ़ जाएगी, 40 से 41, 42, वो लगातार बढ़ती जाएगी जब तक इंजन आपका ऑन रहेगा। और रेस आप बेशक उतनी ही रखो तो भी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि रेस को अगर हम फिक्स रखें, एक्सेलरेटर को उतना ही रखें, तो भी स्पीड नहीं बढ़ती है। उसका रीज़न क्या है, कौन बच्चा बताएगा। रेस को फिक्स रखने से भी स्पीड नहीं बढ़ती है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। प्रैक्टिकल सिचुएशन का मतलब है कि हम फ्रिक्शन वाले रोड पर चल रहे हैं, रफ सरफेस पर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उस केस में स्पीड क्यों नहीं बढ़ पाती है। सक्षम बता सकते हो आप। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। फ्रिक्शनलेस रोड के केस में स्पीड बढ़ती जाएगी गाड़ी की, लेकिन फ्रिक्शन वाले रोड के केस में जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता ही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती नहीं है। अगर आप रेस को ना बढ़ाओ, रेस को अगर फिक्स रखते हो तो गाड़ी की स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है। ऐसा क्यों होता है। सर सर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अ, चलो आप ये बताओ, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा गाड़ी के ऊपर जब फ्रिक्शन वाला रोड है। फ्रिक्शन वाले रोड पर गाड़ी अगर मोशन में है तो गाड़ी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। गाड़ी के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ड्यू टू फ्रिक्शन और दूसरा है ड्यू टू इंजन। इंजन की वजह से भी फोर्स एक्ट करेगा, तो इंजन फॉरवर्ड मोशन में लाना चाहेगा और जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड मोशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो जो नेट फोर्स है वो गाड़ी पर 0 ही रहेगा। तो यस सर। प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब भी गाड़ी मूव कर रही होती है हॉरिजॉन्टल रोड पर तो नेट फोर्स गाड़ी पर रहेगा 0, क्योंकि जितना फोर्स इंजन लगाएगा उतना ही फोर्स फ्रिक्शन की वजह से भी होगा, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो दोनों ही फोर्स इक्वल, अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो जो गाड़ी की स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेस को बढ़ा देते हो, रेस को बढ़ाने के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स इंक्रीज हो जाएगा जो कि इंजन की वजह से है फ्रिक्शन वाले के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो नेट फोर्स है वो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा। लेकिन अगर आप स्पीड को डाउन कर देते हो तो फिर फॉरवर्ड फोर्स डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बैकवर्ड फोर्स यानी कि फ्रिक्शन वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो उस केस में मोशन अपोज होगी और गाड़ी थोड़े टाइम बाद रुक जाएगी। तो अगर गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, तो इसका मतलब है गाड़ी पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो 0 ही रहेगा। अगर आपको ये बताना हो कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं एक्ट कर रहा, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट हो रही है या डी एक्सिलरेट हो रही है, मतलब कि उसकी स्पीड अप
बढ़ रही है या फिर स्लो डाउन हो रही है। तो अगर स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है, तो मतलब कि नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर स्पीड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है, तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर काफ़ी सारे फोर्स एक्ट करें और नेट फोर्स जीरो रहे, मतलब कि बैलेंस्ड फोर्सेस हों सभी। तो उस केस में भी यूनिफॉर्म मोशन होगी, नेट फोर्स जीरो होगा, ऑब्जेक्ट ना तो स्लो डाउन होगी ना ही स्पीड अप होगी। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत है, मोशन को स्टॉप करने के लिए फोर्स की जरूरत है, लेकिन मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से जब स्पेस में रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा तो रॉकेट को शुरू में फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, मतलब शुरू में रॉकेट का इंजन ऑन रखा जाएगा। जैसे हम एक पर्टिकुलर स्पीड को अचीव कर लेंगे और अर्थ से काफ़ी दूर चले जाएंगे, फिर अगर हम इंजन को रॉकेट के इंजन को बंद भी कर दें तो भी रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, बिना किसी फ्यूल के कंबशन के, बिना किसी इंजन के ऑन हुए। तो बिना इंजन के भी रॉकेट स्पेस में फॉरवर्ड मोशन में रहेगा अगर अर्थ से या किसी हेवनली ऑब्जेक्ट से वो काफ़ी दूर है तो, क्योंकि स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, ये ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो जिस लोकेशन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ना हो, वहाँ पर रॉकेट को मोशन में रहने के लिए ना कोई फ्यूल चाहिए, ना इंजन का ऑन होना जरूरी है। रॉकेट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में चलता जाएगा। अगर आपको अर्थ पे कोई धक्का दे देता है तो आप स्लिप करके थोड़ी देर बाद रुक भी जाओगे, लेकिन अगर आपको स्पेस में कोई धक्का दे दे तो आप कभी भी नहीं रुकोगे, हमेशा ही स्पेस में एक ही डायरेक्शन में गिरते चले जाओगे। तो स्पेस का और अर्थ का यही फर्क है। अर्थ पर किसी चीज़ को अगर आप पुश कर दोगे तो वो चीज़ थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से या कोलिजन की वजह से, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होगा। स्पेस में अगर स्पेस स्टेशन से कोई एस्ट्रोनॉट गिर जाता है या उसको कोई धक्का दे दे तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, उसकी डेड बॉडी भी हवा नहीं, एम्प्टी स्पेस में ही मूव करती रहेगी। तो स्पेस में अगर कुछ भी चीज़ गिर जाए तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। फॉल होने का मतलब ही है कि उसके ऊपर कोई एक बार फोर्स लगाया, बेशक बाद में कोई फोर्स ना भी लगाया गया हो तो भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी। तो ये है न्यूटन का पहला लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन tells us that all bodies resist a change in their state of rest or state of motion. We know that this property of bodies is called inertia. That is why Newton's first law of motion is also known as law of inertia. और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप मैथमेटिकली कुछ एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो और वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अगर फोर्स जीरो है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी कांस्टेंट है या फिर जीरो है। अगर फोर्स नॉन जीरो है तो जो वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल है। फोर्स जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर फोर्स नॉन जीरो है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब
टाइम के साथ चेंज होगी। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो रिलेटेड है, वो है लीनियर मोमेंटम। तो अभी हम लीनियर मोमेंटम पर आते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन कम है या ज़्यादा है, अकेले स्पीड को देखकर आप नहीं बता सकते हो। अगर कोई ट्रक है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और कोई एक मोटरसाइकिल है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो किस में मोशन ज़्यादा होगी? कौन बच्चा बताएगा? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक ट्रक है, काफ़ी हैवी है, वो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहा है, और एक मोटरसाइकिल है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि ट्रक की स्पीड से ज़्यादा है, उतनी स्पीड से जा रहा है। किस में मोशन ज़्यादा होगी? ट्रक में मोशन ज़्यादा होगी या मोटरसाइकिल में मोशन ज़्यादा होगी? कौन बच्चा बताएगा कि किस में मोशन ज़्यादा है? क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रक में ज़्यादा है या फिर मोटरसाइकिल में ज़्यादा है? आपको गिवन है दोनों व्हीकल्स की स्पीड। ट्रक की स्पीड है 10 और मोटरसाइकिल की स्पीड है 50 यूनिट्स। आपको बताना है किस व्हीकल में मोशन ज़्यादा है। इसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कहोगे ट्रक में ज़्यादा है, या आप कहोगे मोटरसाइकिल में ज़्यादा है, या फिर आप कहोगे कि अकेले स्पीड को देख के हम मोशन के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा? अंजलि आप बताओ। आवाज आ रही है अंजलि? आप बता सकते हो आर्यन? आर्यन कहाँ चले गए? आधे बच्चे तो मुझे लगता है क्लास ज्वाइन करके मिठाई खाने में लगे हुए हैं आज। हर्ष आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्वेश्चन रिपीट करोगे? सर यस सर। सर बताओ। एक ट्रक है सर। सर एक ट्रक है जो सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और वहीं सर एक मोटरसाइकिल है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। आपको बताना क्या सर है? सर मोशन। किस में मोशन ज़्यादा है? क्वांटिटी ऑफ यस मोशन किस व्हीकल में ज़्यादा है, किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है? तो आपका यस सर। रिस्पॉन्स क्या है इसके लिए? सर ट्रक में सर मोशन ज़्यादा है या मोटरसाइकिल में ज़्यादा है? सर हम सिर्फ स्पीड देख के नहीं बता सकते सर, हम उसके लिए मास की भी जरूरत है। तो मास का क्या इफेक्ट होगा मोशन में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? जो डेली एक्सपीरियंस है आपका वो क्या कहेगा? प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप क्या देखते हो? मास ज़्यादा होने से मोशन पर क्या असर पड़ता है? सर मेरे हिसाब से सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सर जब हम लाइट चीज फेंकते हैं सर वो ज्यादा स्पीड से जाती है। वो तो तब है जब सेम फोर्स एक्ट कर रहा हो। यस सर। अगर सेम फोर्स एक्ट कर रहा है तब आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट की स्पीड डिफरेंट है और मास डिफरेंट है। तो यस आप सर। सिंपली क्या करोगे? मास यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो दोनों ही क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप शॉर्ट में कहोगे क्वांटिटी ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और जो प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का, इसको आप एक स्पेशल टर्म दोगे, वो है मोमेंटम।
तो आप सिर्फ मास को देख के कंक्लूड नहीं कर सकते कि किसमें मोशन ज़्यादा है। अगर ट्रक का मास ज़्यादा है और बुलेट का मास कम है, गन की जो बुलेट है उसका मास कम है, तो सिर्फ मास को देख के नहीं आप बता सकते कि मोशन किस में ज़्यादा है। अकेले वेलोसिटी को देख के भी आप नहीं बता सकते कि मोशन किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है। आप दोनों ही क्वांटिटी का प्रोडक्ट लोगे तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा उस ऑब्जेक्ट में मोशन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिसको हम लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं। लीनियर वर्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम लीनियर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन मोशन में हैं। आने वाले चैप्टर्स में आप सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन इस चैप्टर में हमारी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। हम यहीं तक कन्फाइंड हैं, तो इसलिए हमने लीनियर वर्ड ऐड किया हुआ है। लीनियर मोमेंटम मतलब ये जो मोमेंटम है स्ट्रेट लाइन मोशन से ही रिलेटेड है। तो जब भी आपको बताना हो कि किस ऑब्जेक्ट में मोशन ज़्यादा है, तो आप सिर्फ मास या सिर्फ वेलोसिटी को नहीं देखोगे, दोनों के प्रोडक्ट को इवेलुएट करोगे। तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए उसमें मोमेंट मतलब कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा आ जाए उसमें मोशन ज़्यादा है। तो एक ट्रक है और एक मोटरसाइकिल है। ऑब्वियस है कि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होगा, तो ट्रक में बेशक ट्रक की स्पीड कम है लेकिन क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रक में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो उसका मास है वो बहुत कई क्विंटल होगा, और जो कि मोटरसाइकिल का मास तो कुछ केजी तक ही लिमिटेड है। तो स्पीड बेशक 5 गुना ज़्यादा है मोटरसाइकिल की, लेकिन जो मास है वो तो 10 टाइम से भी ज़्यादा है ट्रक का। तो इस वजह से जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा ट्रक का, तो हम कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ट्रक में ज़्यादा है। मास स्केलर क्वांटिटी है और जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मोमेंटम है वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये बताएगा ईशान। बता सकते हो ईशान? ईशान हेलो आवाज सर। आ रही है आपको? यस सर। आपको बताना है मास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। मास। सर मास। हम्म। मास। सर शायद से स्केलर क्वांटिटी है। शायद से क्यों? स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पता है आपको ईशान? यस सर। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पता है आपको? स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? जिसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर है। और वेक्टर मतलब जिसमें जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, जैसे कि फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फर्क क्या है स्पीड और वेलोसिटी में ईशान? सर स्पीड की स्पीड में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है सर, पर वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी है वेलोसिटी में। इसी तरीके से डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी हम डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। अब आपको बताना है मोमेंटम। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी
बीच में थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम थी, इस वजह से बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी आवाज़ आ रही होगी, मुझे लगता है कनेक्शन दोबारा हो चुका है। कौन बच्चा बता रहा था? हाँ, ईशान की बारी थी। ईशान, आवाज़ आ रही है? बोलो ईशान। ईशान, आवाज़ आ रही है आपको? सर खराब आ रही है, थोड़ी साफ खराब नहीं आ है। रही है? अच्छा, यस अभी सर। लाउड आई? लाउड आवाज़ आ रही है? सर क्लियर नहीं है क्लियर नहीं है? सर, हर्ष, बीच बीच में हर्ष आप क्लियर नहीं बताओ, है। आवाज़ अभी साफ है? ओके। हर्ष, ऑडियो की प्रॉब्लम पता नहीं किस Yes, वजह sir. से है। मेरी तरफ से आवाज़ सही जा रही है इस समय। हर्ष, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? सर आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है? ओके, आवाज़ की दिक्कत है। चलो फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं, देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अक्षम, तेज, अंजलि, अपेक्षा, आर्यन, हर्ष, हर्षिता, ईशान, सक्षम और वाशु। हैव अ नाइस डे। थैंक्स सर, सेम टू यू।